एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कहते हैं। क्या है एनआरसी? क्या इसे पूरे भारत में लागू करना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट इसे लागू करना चाहती है। साल 2003-2004 से ही इसे अमल में लाने की जी तोड़ कोशिश हो रही है। क्यों एनडीए की सरकार इसे लागू करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है? क्या इसके पीछे राजनीति है या देशभक्ति? क्यों इसका विरोध संसद से लेकर सड़क तक बार बार हो रहा है? क्यों इस बिल को अमल में लाने के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट होते रहे हैं? क्या है इसके पीछे का सच? एनआरसी को पूरे देश में लागू करना सही रहेगा या फिर गलत? आज आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है और आपके साथ साथ सभी लोगों का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं, आखिर क्या है एनआरसी, एनपीआर, सीएए। ये वो 3 बिल है जिसको मोदी सरकार किसी भी तरह से इसे लागू करना चाहती है, जिसके बारे में जानना आपको जरूरी हो जाता है पूरे मामले को गंभीरता से समझने के लिए। शुरू करते हैं पहले सीएए से कि सीएए क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को छोड़कर। एनआरसी ये क्या है, इसको आप अच्छी तरह से समझ ले। एनआरसी का मतलब होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। जैसा कि मैंने आगे बताया, में देश के सभी भारतीय नागरिकों का रिकॉर्ड होता है। इसका मकसद वैध भारतीय नागरिकों की पहचान करना। एनआरसी बनाने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था। हालांकि इसे अभी तक असम को छोड़कर कहीं लागू नहीं किया गया है। अब आता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, में देश के हर आम नागरिक का पहचान डेटाबेस तैयार किया जाता है। एनपीआर का मकसद नागरिकता से जुड़ा नहीं है। 6 महीने या उससे ज्यादा समय से भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एनपीआर में रजिस्टर होना जरूरी है। अब इसमें सही किस लिए है? अगर सही है तो किस लिए है? एनआरसी को अभी क्यों सिर्फ कुछ ही गिने चुने देशों को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में? ऐसा कानून तो बहुत पहले से ही है। होता क्या है, जब हम किसी भी दूसरे देशों में जाते हैं, चाहे वो व्यापार की वजह से, घूमने की वजह से या फिर इलाज के लिए जाना हो उसकी वजह से, या किसी ने इनवाइट किया है या फिर कोई अदर रीजन की वजह से जाना पड़ता है, तब हमको परवानगी यानी कि वीजा लेना पड़ता है। उस वीजे के अंदर अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ती है। ये एक फॉर्मेलिटीज होती है और उस कंट्री का ये राइटिंग के जरिए ये बताना पड़ता है कि हम आपके देश में क्यों आना चाहते हैं। और जब भी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद आपको वीजा मिल जाता है, तब आप आसानी से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उस देश में जा सकते हैं जिस भी कंट्री का आपने वीजा लिया है। ऐसा ना करने पर हमें अवैध तरीके से आना, घुसपैठी या जासूस मान लिया जाता है। ऐसे में आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होती है और जेल के सलाखों के पीछे सड़ना पड़ता है। और जब आप वीजा ले लेते हैं तो आपको उसका पैसा देना पड़ता है। उस वीजे के पैसे को अगर आप प्रतिदिन में डिवाइड करेंगे तो पर डे का कुछ ना कुछ चार्ज पड़ता ही है। कहने का मतलब यह है कि बिना पैसे दिए आप उस देश के अंदर एक दिन भी नहीं रह सकते। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। जब हम किसी दूसरे देश में विदाउट वीजा के यानी बगैर पर डे के हिसाब से पैसे पे किए एक दिन भी फ्री में नहीं रह सकते हैं, तो कोई और देश का आदमी हमारे देश यानी कि इंडिया में फ्री में अवैध तरीके से कैसे रह सकता है? ऐसे में अगर एनआरसी को पूरे इंडिया में एक साथ लागू किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन ईमानदारी से और निष्पक्ष होना चाहिए। बल्कि ये देश और देशवासियों के हित में बहुत ही अच्छा, सराहनीय, सेफ सेक्टर होगा और देश को इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। अब गलत किस लिए? एनडीए की सरकार द्वारा लाया जाने वाला यह बिल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस तरह से इस बिल को लाया गया है उससे तो यही लगता है कि यह भारत का नागरिक संशोधन अधिनियम एक डबल फेस्ड मुस्लिम विरोधी कुटिल चाल है, जो कि सिर्फ किसी एक धर्म और किसी एक खास समुदाय को ध्यान में रखकर बनाया गया कानून है। एनडीए की सरकार ने यह अधिनियम गैर भारतीय उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने समर्थकों को आश्वस्त करने के लिए पारित किया है कि उसके शासन में मुसलमानों को कभी भी हिंदुओं के समान अधिकार नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए ताकि उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी हो सके, जो कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निराशाजनक डिसीजन है, क्योंकि
हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, न कि राजशाही। यहाँ सबको समान अधिकार का राइट्स है। कहने का अर्थ ये हुआ, बिना किसी हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के अगर नागरिकता दो तो सबको दो, नहीं तो किसी को नहीं। वैसे भी हमारे देश यानी कि भारत में पॉपुलेशन की कमी नहीं है। एनआरसी को पहली बार साल 1951 में तैयार किया गया था। यह 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इसमें उस जनगणना में शामिल सभी लोगों के विवरण यानी कि डिटेल्स दर्ज थे। एनआरसी को साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में लागू किया गया था। वर्तमान में यह सिर्फ असम में ही लागू है। सरकार ने यह घोषणा की कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। एनआरसी को बनाने का फैसला और इसकी शुरुआत यूपीए की सरकार यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल में साल 1985 में असम समझौते के बाद लिया गया था। यह समझौता अखिल असम स्टूडेंट यूनियन आसू और दूसरे संगठनों के 6 वर्ष तक चले आंदोलन के बाद हुआ था। इस आंदोलन का मकसद अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना था। लेकिन असम में एनआरसी को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हुई। माना जाता है कि इसमें मिसिंग जरूर हुआ है और कई वैध नागरिकों के नाम शामिल नहीं हुए थे, जबकि उनके जगह पे अवैध प्रवासी शामिल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र और स्थानीय लोग, ये सब जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी जो वर्तमान समय तक भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कोई देश विरोधी कार्य नहीं किए हो। यह कार्रवाई सिर्फ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू नहीं होगा। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, जिसे 12 दिसंबर 2019 को कानून बनाया गया था और एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन की एक श्रृंखला है। 4 दिसंबर 2019 को असम, दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वे पूरे भारत में फैल गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों की चिंताएं अलग अलग है। बिल के अनुसार इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान धार्मिकता के आधार पर हो रहे अत्याचार का सामना करके आने वाले अल्पसंख्यक हैं। एनआरसी को असम में ही क्यों, कोई और राज्य में क्यों नहीं? हाल ही में असम में एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट को जारी किया गया, जिसके अनुसार 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। नोटेबल है कि एनआरसी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें 2 करोड़ 79 लाख लोगों के नाम ही एनआरसी द्वारा अंतिम लिस्ट में शामिल है। इस बात को लेकर सड़क से लेकर संसद तक चर्चाएं जारी है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण यानी टोटल डेटाबेस इंफॉर्मेशन शामिल है। इसे साल 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस सेंसस मतलब जनगणना के दौरान कैलकुलेशन किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे। इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो 55 साल के पहले असम में रह रहे हैं उनका। उसके बाद राज्य में पहुंचने वालों का बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा या जिस भी कंट्री से आए रहेंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जो सीमावर्ती स्टेट्स हैं, जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एनआरसी में शामिल ना होने वाले लोगों को क्या होगा यूं कि अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, जैसा कि असम में किया गया। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वो नागरिक हैं। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों यानी सबूतों दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। नागरिकता की समाप्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं एनआरसी की सूची जारी होने के बाद लोग स्टेटलेस हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वे किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। ऐसी स्थिति में राज्य में हिंसा का खतरा बना हुआ है। जो लोग दशकों से असम में रह रहे थे, भारतीय नागरिकता समाप्त होने के बाद वे ना तो पहले की तरह वोट दे सकेंगे, ना ही किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा और ना ही प्रॉपर्टी पर इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। जिन लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी है वे दूसरे लोगों का निशाना बनेंगे। उनका घर बार सब कुछ उनकी आंखों के सामने छिन जाएगा और कोई भी हड़प कर लेगा। उनकी जिंदगी भर की मेहनत करके बनाई गई आशियाने को ये बहुत ही सेंसिटिव वक्त होगा। रिफ्यूजियों के लिए
अगर पूरे देश में एनआरसी लागू हो जाता है तो UNHCR यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज एजेंसी पूरी दुनिया में शरणार्थियों की मदद करती है। शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें उत्पीड़न, हिंसा या संघर्ष की वजह से अपने देश से भागना पड़ता है या मजबूरन छोड़ के आ जाते हैं और वे सुरक्षा की तलाश में दूसरे देश में जाते हैं। UNHCR की स्थापना 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मजबूरी के चलते एक देश से दूसरे देश में विस्थापित हुए लोगों की मदद के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। UNHCR को 1954 और 1981 में नोबेल शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह एजेंसी स्टेनलेसनेस को खत्म करना चाहती है और बेचारे इन रिफ्यूजियों को इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में लीगली अस्थायी रूप से शिफ्ट करना चाहती है। लेकिन दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई देश ही नहीं है। सिर्फ अगर हिंदुस्तान के रिफ्यूजियों की बात करें तो इसमें भारत के लिए हालिया स्थिति असहज करने वाली है। नागरिकता के इस मामले ने असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहस छेड़ दी है। असम की राजनीति में यह मुद्दा कई वर्षों से चला आ रहा है। अब आवश्यकता है कि इस मामले को गंभीरता के साथ सुलझाने की। आखिर में ये लोग दुनिया के किस जगह किस टुकड़े में जाके रहे, ये भी तो इंसान ही है। आखिर कहीं ना कहीं जमीन के ऊपर ही रहना है, आसमान में नहीं ना। क्योंकि यह मुद्दा किसी एक देश धर्म की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रिफ्यूजियों की है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आप ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप क्रिकेट नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये तो फ्री है।